हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में लेखपाल के एग्ज़ाम 21 मई के लिए बूस्टर जो हम कर रहे हैं उसका ये वीडियो है। और ये जो है लेखपाल के एग्ज़ाम तक चलेगा लगातार। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, लेखपाल एग्ज़ाम 2026। उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जितने वीडियो आते जाएंगे उसको देखते जाइएगा। सिर्फ लेखपाल नहीं, बाकी के भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि जैसे अभी हम इसमें थोड़ा सा कुछ इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट कर रहे हैं, तो अब ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं वो हर एग्ज़ाम के लिए बदल नहीं जाएगा, सेम ही रहेगा। तो उसी टाइप का है ये। अब ये जितने भी नोट्स आते जाएंगे बूस्टर वाले, वो आपको जो लेखपाल वाला ग्रुप है और जो पीसीएस वाला सेम ही ग्रुप है एक, जो कि दिसंबर तक चलेगा, पीसीएस के एग्ज़ाम तक चलेगा, उसी में सारे नोट्स जाएंगे। तो वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है 6375412344, इस पर व्हाट्सएप करके आप ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। मैसेज करेंगे ग्रुप डिटेल तो आपको डिटेल मिल जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। जो भी आपको एग्ज़ाम के लिए करना होगा, ग्रुप एक ही है। सबसे पहले यहाँ पर प्राथमिक प्रदूषक के बारे में ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एनवायरनमेंट का ज़्यादा इसमें वेटेज है लेखपाल के एग्ज़ाम में, तो ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन से हैं या निम्न में से कौन से नहीं है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डीडीटी, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे ओ के बाद चाहे O2 लगाओ, O3 जो भी लगाओ, NOx इसीलिए लिखा है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये भी प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। हाइड्रोकार्बन, प्लास्टिक, ये सब प्राथमिक प्रदूषक हैं, मतलब जो डायरेक्टली इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। द्वितीयक प्रदूषक में क्या क्या आता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड आता है, NO3, नाइट्रिक एसिड, फिर ओजोन आता है, अमोनिया, जिसमें अभी देखना कई कंपाउंड लगे होंगे। डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है, वो द्वितीयक प्रदूषक होता है। ये जो बड़ी बड़ी गैसेज हैं जो इस तरह टाइप की हैं, वो प्राथमिक में आएंगी। इसमें PAN भी आता है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, द्वितीयक में। धूम कोहरा बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। धूम कोहरा जिसमें धुआं और कोहरा होता है, ये द्वितीयक प्रदूषक है। जो स्मॉग जिसको कहते हैं, वो द्वितीयक प्रदूषक में आता है। फिर जो है 4 जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र हैं भारत में, कौन कौन से हैं? तो पूर्वी हिमालय है, पश्चिमी घाट है, इंडो वर्मा क्षेत्र है, सुंडालैंड जो निकोबार साइड वाला है, उसमें थोड़ा सा इंडोनेशिया का भी पार्ट आ जाता है। तो ये 4 हैं हमारे जैव विविधता क्षेत्र, जिसको हॉटस्पॉट कहते हैं। फिर जो है ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? अब इनमें से कुछ भी आ सकता है, आपको इसको अच्छे से करना है। जलवाष्प सबसे ज़्यादा होता है, जिस तरह से मात्रा होती है उसी तरह से लिखा है जलवाष्प। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मेथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ पे N2O है, याद रखिएगा N2O, NO2 नहीं है, N2O है, ये इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? N2O। फिर HFCs होते हैं, PFCs, SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये सब ग्रीन हाउस गैस में आती है। इसमें जो ये मेथेन होती है सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है, और जलवाष्प जो है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है ग्रीन हाउस गैसेज में। अब कुछ ऐसी हैं जिसको डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया गया, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे N2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, यहाँ पर N2O तो है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन NO2 को डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस में नहीं रखा गया है। तो ये 4 गैसेज जो हैं ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया गया है, इनको ये ज़रूर याद रखिएगा। फिर कुछ वैज्ञानिक है, इन्होंने कौन कौन से शब्द दिए? तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये शब्द एडवर्ड सुवेस ने दिया था। इकोसिस्टम शब्द जो है टांसले ने दिया था। इकोलॉजी हैकल ने दिया था। एक एक वर्ड याद रखिए, बस पूरा नाम लिखा रहता है अर्नेस्ट हैकल, या फिर कभी कभी अर्नेस्ट भी लिख दिया गया रहता है, तो ये याद रखिएगा। इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। जैव विविधता जो है WG रोजन ने दिया था, तो केवल रोजन ही याद रखिए। हॉटस्पॉट वर्ड किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने। पारिस्थितिकी निच जो शब्द है ये जोसेफ ग्रीनेल ने दिया था। ये इतने वर्ड्स में ही क्वेश्चन आ जाता है, जब वर्ड्स से क्वेश्चन आता है ये किसने दिया किसने दिया, तो इतने में ही सही आता है, कोई भी एग्जाम हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर पारिस्थितिकी संख्या पिरामिड जो है, ये सीधा या उल्टा, ये इसमें से क्वेश्चन आता है कि इसका पिरामिड कैसा बनता है, इसका पिरामिड कैसा बनता है, इसका कैसा बनता है। तो ये जो पिरामिड वाला चीज़ है ये इन्वायरमेंट का मेन पार्ट होता है। तो जो पारिस्थितिकी संख्या पिरामिड है ये सीधा या उल्टा दोनों बन सकता है। जैसे जल में जो है ये उल्टा बन जाता है, जो मतलब स्थल है वहाँ पर सीधा बनता है, संख्या वाला सीधा उल्टा दोनों होता है। बायोमास वाला भी सीधा उल्टा दोनों होता है। लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड होगा, चाहे वो जल वाले क्षेत्र में हो चाहे वो स्थल वाले क्षेत्र में हो, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। मतलब कम से ज़्यादा जाने पर, मतलब नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। 10% ऊर्जा ह्रास वाला नियम जिसको कहते हैं। तो ये है 3 तरह के पिरामिड होते हैं, मतलब 3, उसमें 3 ही में से क्वेश्चन आता है, संख्या, बायोमास और ऊर्जा। ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैसेस दूसरी हैं, ओजोन क्षरण वाली दूसरी हैं। तो इसमें CFCs है, हेलोन्स हैं। हेलोन्स में जो क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह वाली जो गैसेज होती हैं उनको हेलोन्स कहा जाता है। जब आपने जो आवर्त सारणी पढ़ी होगी उसमें ये आता है, हैलोजन वाली स्टडी।
फिर हेलोन्स वाली श्रेणी। फिर CCl4 ये कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। मिथाइल क्लोरोफॉर्म है CH3 CCl3। फिर मिथाइल ब्रोमाइड है CH3Br। इस तरह से ही लिखा रहेगा ज़्यादातर, ये कम आता है। HFCs हैं, उसके बाद फिर CFCs SFCs दोनों आता है। CFC यहाँ पे लिख दिया गया, CFC और HFC 2 बार लिख दिया गया। तो ये याद रखिएगा, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार ये गैसेज हैं। सारा आपको इन नोट्स मिल जाएगा, एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज करके जाइएगा। फीस वही है 500 लेखपाल और उसके दोनों के लिए, मतलब पीसेस के एग्जाम तक वो चलेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसमें जो क्विज़ वगैरह भेजे जाएँ उसको कई बार सॉल्व करते जाइएगा अगर आप ग्रुप में हैं, नहीं तो वीडियो सारे देखते जाइए। प्रमुख सम्मेलन अभी तक कौन कौन से हुए हैं? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 में हुआ था ये, और इसी दिन को हम जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं 5 जून को, क्योंकि इस दिन स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। और 1974 से ये पर्यावरण दिवस मनाना शुरू हुआ था। ये सम्मेलन हुआ था 72 में। विषय क्या था इसका? तो सभी के लिए एक पृथ्वी, वन अर्थ, इसका जो है स्टॉकहोम सम्मेलन का वो था थीम। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में। UNEP का मुख्यालय बहुत पूछा जाता है, नैरोबी में है, नैरोबी केन्या की राजधानी है। हेलसिंकी सम्मेलन एक हुआ था जिसमें, अब इसका विषय वगैरह पूछ लिया जाता है, समुद्री पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन कौन सा है? तो यही है हेलसिंकी सम्मेलन, 1974 में हुआ था फिनलैंड में। फिर जो है लंदन सम्मेलन, ये समुद्री कचरे से संबंधित है, 75 में हुआ था। अब लेखपाल के एग्जाम के लिए बस वर्डिंग याद रखिए क्योंकि फैक्ट बहुत पूछा जाता है। वियना सम्मेलन 85 में हुआ। ये वियना सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन ओजोन परत से संबंधित है। ये दोनों ओजोन परत वाले हैं, एक तो वियना, दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट सहित याद रखनी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 में। 16 सितंबर 1987 में ये प्रोटोकॉल आया था। प्रभावी कब हुआ? तो 89 में ये प्रभावी हुआ था। उद्देश्य है इसका ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत अगर उसमें डिप्लीट होती है तो उससे होकर पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं और हानिकारक होती हैं काफ़ी। फिर जो है बेसल कन्वेंशन है, 1989 में आया था और ये इसमें हस्ताक्षरित हुआ था 89 में और 92 में प्रभावी हुआ था। ये मॉन्ट्रियल वाला का प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा, 89 में। और उद्देश्य बेसल कन्वेंशन का क्या था? तो खतरनाक अपशिष्टों के नियंत्रण के लिए बेसल कन्वेंशन आया था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, जिसको रियो सम्मेलन भी कहते हैं क्योंकि ये रियो डे जेनेरियो में हुआ था जो कि ब्राज़ील में है। 1992 में हुआ था ये। पर्यावरण संबंधी दस्तावेज यहाँ पर एक साइन किया गया था जिसको कहते हैं एजेंडा 21। एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है? तो पृथ्वी सम्मेलन से है या फिर रियो सम्मेलन से। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फिर रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 में आया था और लागू हुआ था 2004 में। रासायनिक रसायन को रोकने के लिए आया था ये रॉटरडैम कन्वेंशन। क्योटो प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1997 में ये आया था क्योटो प्रोटोकॉल और ग्रीन हाउस गैस कटौती से संबंधित है। ये ग्रीन हाउस से संबंधित है ये क्योटो, जो कि क्योटो शहर कहाँ पे है? तो क्योटो जापान में है। और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था जो कि ओजोन परत संबंधित था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जो रियो प्लस 10 कहा जाता है। अब रियो जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसके 10 साल बाद ये हुआ था जोहान्सबर्ग। सतत विकास और विश्व एकजुटता कोष से संबंधित है। और ये जो है लेखपाल के एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी जो पीसेस वगैरह आपको देना हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। रियो प्लस 20 ये जो है सतत विकास पर बल के लिए, मतलब रियो सम्मेलन के 20 साल बाद। और यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी जो पीसेस वगैरह एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द फ्यूचर वी वांट। ये रिपोर्ट आई थी रियो प्लस 20 में। नेक्स्ट है यहाँ पर पेरिस, इसे सब डेट जरूर याद रखिएगा किस ईयर में हुआ था, लेखपाल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पेरिस सम्मेलन हुआ था COP21 जिसको कहते हैं 2015 में। ग्लोबल वार्मिंग पर इसमें चर्चा की गई थी। फिर जो है अब यहाँ पे एक साथ देख लेते हैं ओजोन परत से संबंधित कौन कौन से प्रोटोकॉल है। एक तो वियना कन्वेंशन आया था 1985 में। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 87 में, 16 सितंबर 87, इसीलिए हम ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। फिर एक आया था किगाली समझौता, ये भी ओजोन परत से संबंधित है, 2016 में आया था। फिर यहाँ पर कुछ वनों से संबंधित है, इनमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं हर एग्जाम में। UPSSC के एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है ये। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। यहाँ पर भारतीय लगा होगा तो 27 रहेगा, केवल वन रहेगा, वन संरक्षण तो 80 रहेगा। फिर वन्य जीव आ जाएगा तो 1972 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण वर्ड आ जाएगा तो 86 हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। फिर जल संरक्षण अधिनियम 1974 और संशोधन इसमें हुआ था, संशोधन हुआ था 77 में। तो अगर संशोधन वर्ड लगा रहेगा तो 77 आंसर होगा जल संरक्षण वाला, और अगर संशोधन नहीं लगा है तो 74 होगा। फिर वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, ये 1981 में आया था।
फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भारतीय वन अधिनियम 27, वन संरक्षण अधिनियम 1980, फिर जो है यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण 1986। इन तीनों में कन्फ्यूज़न होता है, तो ये याद रखिएगा 27, 80 और 86। यहाँ पर भारतीय लगा, यहाँ पर केवल वन है, यहाँ पर पर्यावरण वर्ड लगा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो बूस्टर में इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेखपाल के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये सभी नोट्स आपको जो लेखपाल वाला ग्रुप है और पीसीएस वाला उसमें भेज दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। 6375412344 सभी करंट अफेयर वगैरह भी सब इसी में दिए गए हैं पिछले 1 साल के। तो बस इतनी चीज़ें हैं। ये वीडियोज़ आते रहेंगे लगातार, प्लेलिस्ट उसको देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।